तीन शब्दों को रेमेडी के लिए ऐड कर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, डेली रूटीन और जी। ड्यूटी। ये चार, बस। और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वेदांग टॉक्स पे, जिसमें हम कुछ वेदों के बारे में, पुराने ग्रंथों के बारे में कुछ ना कुछ हम टॉपिक पे बात करते रहते हैं। तो आज हम कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे हम कर्म फलदाता के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं शनिदेव के बारे में, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति कराते हैं, देते हैं, और जो न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। तो शनिदेव महाराज जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार कभी भी अन्याय नहीं करते। यदि मैं बात करूं शनिदेव की, तो हम जैसे बोलते हैं कि अभी कुछ दिन बाद 29 मार्च को शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की शनिदेव की ढैया, कुछ लोगों की साढ़े साती चालू हो रही है। तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि इस राशि में यदि वो मेष राशि में क्या फल देंगे, वृषभ राशि में क्या फल देंगे, इस प्रकार प्रत्येक राशियों में उनका क्या प्रभाव रहेगा। कुछ लोग, मैंने मीम्स देखे, बहुत सारे लोग डराते हैं कि शनिदेव आ रहे हैं तो उनके साढ़े साथी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनि की साढ़े साती भी हमारे लिए कुछ बुरा करके नहीं जाएगी। आप कई ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे जो शनि की साढ़े साती में एक निचले स्तर से अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर लेके गए। हम कहें तो उनके कर्मों के अनुसार भगवान शनि ने उन्हें बहुत ही अच्छा फल दिया। और जिन और उनके लिए शनि की ढैया हो चाहे साढ़े साती, वो बहुत ही शुभ फलदायक रही। तो दोस्तों, हम आज इसी शनिदेव के गोचर, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक शास्त्री जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु शास्त्री हैं। साथ ही हमारे एक मित्र शिवम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ दीपक शास्त्री जी के पास, जो हमें ये समझाएंगे कि शनिदेव जो, अभी चाहे शनिदेव की ढैया हो चाहे उनके साढ़े साती हो, उनका क्या फल रहेगा, कैसा फल वो हर राशि में देने वाले हैं, उनके शुभ फल क्या प्राप्त होंगे। तो इसके लिए मैं आप सबको लेके चलता हूँ दीपक शास्त्री जी के पास। राधे राधे सर, चैनल वेदांत टाक में फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करना चाहते हैं सर, शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। तो सर, शनिदेव की जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनका उन राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा, और किनके लिए ये शुभ फल देंगे और किन्हें ये कष्ट देंगे सर, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए सर। बिल्कुल। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद सर। आपने जो टॉपिक लिया है, बहुत ही बेहतर है। शनि जी। राशि परिवर्तित कर रहे हैं 29 को। 29 मार्च को राशि परिवर्तन शनि कर तो रहे हैं, लेकिन इसे समझने के लिए आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें तो चार भागों में बांटा जा सकता है। आपने जी। प्रश्न पूछा है कि भाई क्या यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यह किसके लिए कैसा रहेगा, किनके लिए अच्छा जी होगा, बिल्कुल। किनके लिए खराब होगा, आपने कहा है। लेकिन इससे पहले समझना यह आवश्यक है कि यह शनि जो है वो किसके लिए पूर्ण रूपेण अच्छे हैं या पूर्ण रूपेण खराब हैं, वह आप उसकी कुंडली से देख सकते हैं। दूसरा, शनि कर्म कारक है, जैसा आपने कहा। शनि क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक है जी सर। जब आप शनि को देखते हैं ना, तो शनि से सबसे पहले सबसे फर्स्ट ग्रह कौन सा हमारे पास आता है? सूर्य। सूर्य। सूर्य पुत्र हैं शनि, हम लोग सभी जानते हैं भली जी। बात। जी सर। लेकिन सूर्य कहाँ मान सम्मान देने वाले हैं, नेम फेम देने वाले हैं, राजनीति देने वाले हैं, कहाँ ऊंचाइयों को पहुंचाने वाले हैं। वही हम शनि की ढैया आ जाए, शनि की साढ़े साती आ जाए,
तो हम लोग सभी को लगता है भैया क्या हो गया हमारे साथ। ठीक। जी। एक मानसिकता हमारी बन जाती है कि भाई शनि की 6.5 आई है तो हमें तो कष्ट होगा। शनि मीन राशि में गोचर अभी करेंगे 29 तारीख को। अब जितने मीन राशि वाले व्यक्ति हैं उन सब की धड़कन चालू हो गई है अभी से ही, कि मीन राशि में शनि आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा यदि आपने अपने कर्मा को ठीक रखा है। क्योंकि शनि को यदि आप काल पुरुष कुंडली में देखते हैं या फिर ऋषि पराशर जी ने जो इसकी व्याख्या की है उन्होंने कहा है शनि को कष्ट है। काल पुरुष का एक कष्ट है शनि। जी। अब वो कष्ट क्यों होता है? आपके पूर्व जन्म के 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। ये 3 प्रकार के कर्मों के अनुसार ही आपको यह देखना होता है कि वे आपके जीवन में किस प्रकार से, या तो अच्छे कर्म हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल लेकिन मैंने बिल्कुल। सबसे पहले आपसे क्या कहा कि भाई सबसे पहले जाइए सूर्य के पास, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि भाई वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। एवरीथिंग इज लॉस। यह जो चरित्र का कारक है वो और कोई नहीं है, भगवान सूर्य हैं। यदि चरित्र को आपने खराब किया अपने जीवन में तो वो सीधा कहाँ आएगा? वो शनि के पास ट्रांसफर किया जाएगा और कहा जाएगा बेटा हिसाब कर ले इसका। सिंपल है। अब चरित्र का मतलब ये नहीं है कि भाई जो हम लोग आम भाषा में कहें चरित्र को तो बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। लेकिन देखते हैं कहीं कहीं आप किसी कहीं फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं तो वहां भी आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है। अब जी। यह जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना, वो आपके ऊपर बहुत तरीके से अप्लाई होता है। वो आपके गांव मोहल्ले के अकॉर्डिंग, आपके स्वयं के चरित्र के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले आज भी होता है स्कूल से एक टीसी काटी जाती है, भाई आप अगले स्कूल में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें भी लिखा लिखा रहता है कि चरित्र व्यक्ति का कैसा है, यदि उसे आप देखते हैं तो चरित्र बहुत बड़ा कार्य करता है। बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस किसी के साथ कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहां भी आप धोखा कर रहे हैं तो भी आप अपने चरित्र को खराब कर रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार अनैतिक कार्य कर रहे हैं, वह भी आप वहां भी आप अपने चरित्र को खराब कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से यदि हम स्पष्ट रूप में न कह दें तो यह कह सकते हैं कि यदि आप अपनी नियत को, भाव को बिगाड़ लिए तो शनि आपका खराब हो गया। क्योंकि उस कर्म को यही शनि जो है वो रूल करते हैं, या आपके कर्म के अनुसार ही न्याय पूर्वक आपको अन्य चीजें प्रदान करते हैं। जैसे मीन राशि में अभी बिल्कुल। आ रहे हैं शनि। अब मीन राशि वालों की स्थिति ये रहेगी भाई बहुत सारी समस्या उनके साथ होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा यदि आप अपने कर्मा को ठीक से रखे हैं। और कर्मा के साथ 2-3 शब्द और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। एक आपका डिसिप्लिन है, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसे दिया गया है, वो दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे आपको अच्छे से करके देना है। जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि भाई यदि शनि को डिफाइन करना चाहते हो, शनि को ठीक करना चाहते हो तो कुछ मत करो वहां। बच्चा है सामने रो रहा है और उसे देखकर तुम्हें टेंशन हो रही है कि ये बच्चा रो रहा है, तो शनि इनडायरेक्टली तुमसे पूछेगा। वो कहेगा कि भाई ये बच्चा है वो किसका है? कहोगे भाई हमारा ही है। तो जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारा ही है। तो शनि कहता है कि एक स्ट्रो, एक गिलास उसे पकड़ा दो, अपना हाथ उसे पकड़ा दो, कहो बेटा जितना खून चूसना है चूस ले, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे नहीं भागना है। यदि बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना। वो रो रहा है हंस रहा है, वो सारा देखभाल तुम्हें ही करना है। यदि उससे भागोगे तो तुम्हारा शनि खराब हो जाएगा। यदि उससे नहीं भाग रहे हो तुम्हारा शनि अच्छा है। आजकल वृद्धाश्रम खुलता है, वृद्धाश्रम में माता पिता को छोड़ दिया जाता है,
और वही व्यक्ति फिर 6 महीने साल भर बाद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा और जाकर कहेगा भाई थोड़ी मेरी कुंडली देख लीजिए, बहुत परेशानियां चल रही हैं जीवन में। आपने क्या किया, आपने अपना कर्मा को पहले खराब कर लिया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी उससे आप भाग गए, और फिर आप कह रहे हो कि भाई ऐसा है तो वैसा है हमारे साथ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने कर्मा को ठीक रखे हैं तो यकीन मानिए किसी प्रकार यह शनि का गोचर आपके जीवन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं देगा। जैसे हम लोग सभी कहते हैं ना कि भाई पूरे दुनिया को हम झूठ बोल लें, लेकिन अपना हृदय, स्वयं का हृदय जानता है कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, हमने बिल्कुल सर। कैसे कर्म किए हैं। तो यह जो हृदय रूपी सूर्य है या चरित्र रूपी जो सूर्य है, उन्हीं के पुत्र कौन है? भगवान शनि है। सूर्य को आपने खराब किया है तो भी शनि खराब होगा। आपने अपने भाव को खराब किया है किसी के प्रति तो भी आपका शनि खराब होगा। अब बात करते हैं जो इनका प्रश्न है, राहुल जी आपका प्रश्न था कि भाई सभी के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाला जाएगा। समझ में आया कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भाई कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो कहीं ना कहीं वही है कि हम कर्म किए जाए, फल की चिंता ना करें। एक गाना है, मुझे तो स्मरण नहीं है, वो जी गाना का जो सिंगर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गाना ये है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इसमें जी एक जी शब्द जी आता है, उसमें एक शब्द आता है कि भाई पति पत्नी एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, उस गाने के अंतर्गत ऐसा ही चीजें बताई जाती हैं। तो कहा जा रहा है कि आप अपने कर्मों को कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। वो फल जब देना है तो कर्म फल के रूप में वो देगा ही। जब आप बीएनएन को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बीएनएन में राहु को कर्म फल दिया गया है। आप अच्छे हो या बिल्कुल। बुरे हो वो आपको राहु राहु दर्शा देगा। तो शनि के अनुरूप आप जिस जैसे कर्मों को करोगे, आपका जैसा कर्म होगा। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, जिसे हम लोग ढैया के नाम से जानते हैं। जी जी अब इन बिल्कुल। 2.5 सालों में आपने जो कर्म किया है, जब वो शनि अगली राशि में जाएगा तो मेरी गारंटी है, जैसे मान लेते हैं एक किसी कुंडली को आप रख लीजिए, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में अभी शनि 11 नंबर राशि में है, 12 नंबर राशि में 29 मार्च को जाएंगे। तो ये जो 2.5 साल जी आपका बीता है ना, इन 2.5 सालों में आपने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का ही फल आपको 12 नंबर राशि में जाकर शनि दे देगा। वो थोड़ी ऊंची बात है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कर्म फल बिल्कुल है, सही बात है। यह कहीं नहीं जाएगा। जो आपने किया है आपको यहीं दे के जाएगा वो। जैसे मीन में अभी गोचर करेंगे तो मीन की हम बात कर लें तो मीन में प्रमुख रूप से देखा जाए तो मीन लग्न के जितने जातक हैं उन पे इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि को सबसे पहले ले लेते हैं। मीन राशि के जो जातक जी हैं उसमें क्या होगा कि चंद्रमा के ऊपर शनि गोचर में आएंगे। अब ये जो 2.5 साल है, ये आपका क्या बन गया? चंद्र और शनि का संबंध। अब इसे यदि हम क्लासिक में जाएं, जो पुस्तकों में लिखा है उसकी बात करें तो आपका 20 योग बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपके साथ होगा। क्या होगा? या आपको कहेगा भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। जैसे कहते हैं आजकल बहुत एक शब्द है जो बार बार सामने आता है, मिच्योर बनो, मिच्योर बनो, अपने आप को बेहतर बनाओ। तो यह जो ढैया आता है ना शनि का, जितने भी आपके हैं उनके ऊपर ढैया की बात यदि हम कर लें, या शनि चंद्र के संबंध की बात कर लें, जो मीन राशि के व्यक्ति हैं उनकी बात कर लें, तो इस केस में आपको यह देखना होगा कि भाई यह शनि आपको मेच्योर बनाने के लिए आया है, आपके मन को कष्ट देगा। चंद्रमा मन है, आपके मन को मारेगा वो। तपस्या व्यक्ति तभी करता है जब मन मन मारा जाता है। आप बहुत सारे फिल्म देखते हैं, जैसे अभी कोई फिल्म आया था, बीए पास बीए फेल, मुझे याद नहीं है, ठीक है, इंटर ऐसा ऐसा ही कुछ था। उसमें जो कहानियां है वो ये है कि व्यक्ति
चोट लगती है, चोट लगने के बाद फिर वो यूपीएससी निकाल लेता है, यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है। चोट किसे लगती है? मन को लगती है। जब मन को कौन जी। मारता है? शनि मारता है। जब मन को आपको, आपके मन को चोट लगेगी ना, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो तपस्या के लिए मन का मरना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और तपस्या शनि ही देता है। अब उस तपस्या की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप माला लेकर 4 घंटे बैठ जाइए। हम उस तप की बात कर रहे हैं कि आप 4 घंटे अपने डेस्कटॉप के सामने बैठे हैं, या आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, या किसी भी प्रकार का जिम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, वो तपस्या है और वो शनि है। इसलिए कहा जाता है डिसिप्लिन, ड्यूटी और कर्मा। डिसिप्लिन के साथ शनि के कार्य को करना चाहिए, एक रूटीन के साथ आपको कार्य करना चाहिए, डे टू डे। शनि तो 2.5 साल एक राशि में रहता है, लेकिन डे टू डे यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, और शनि से आपको डर लग रहा है, आपका मीन राशि है, तो यकीन मानिए 2.5 साल आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढाल लीजिए, एक रूटीन में ढाल लीजिए, और मन को कहिए भैया तुम कोने में पड़े रहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे शनि को आप जब देखेंगे, थोड़ा हम यहाँ पे रुक रहे हैं, शनि को जो आप देखेंगे एक चित्र में जो नवग्रह की आकृति होती है उसमें, तो शनि के एक तरफ राहु और एक तरफ केतु। जी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब शनि और चंद्र एक साथ आपके कुंडली में, अर्थात मीन राशि के अंदर, मीन राशि के आप जातक हैं, और इसमें जब शनि अभी 29 को गोचर में आएंगे, तो यह देखने की आपको आवश्यकता है कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, किसी प्रकार आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके मन को ठेस पहुंच रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि शनि के एक तरफ केतु बैठे हैं, एक तरफ राहु बैठे हैं। राहु यदि साथ में ही है शनि के, यदि आकृति आप देखें नवग्रहों की, तो यदि वहां आप जा रहे हैं तो क्या करेगा वो? कहेगा नहीं, उसने मुझे ऐसा कहा। वो राहु की टेंडेंसी है। लेकिन केतु कहेगा छोड़ो, जान दो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, बेफिक्री का जीवन जियो। तो यह बेफिक्री आपके अंदर होना चाहिए 2.5 साल, डिसिप्लिन होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक कला आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये मेच्योर बनाने आया है, आपको परेशान करने नहीं आया है। इसलिए कहा जाता है कि ढैया में या शनि की 7.5 में लोग बहुत ग्रो करते हैं, ना कि डाउनफॉल हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने तो मैं एक बहुत अच्छे अलाइनमेंट के बारे में बताया। डेली रूटीन को फॉलो करके, चाहे वो कोई भी राशि हो, किसी राशि का इसमें कोई महत्व नहीं है, किसी भी राशि का बंद यदि जातक है तो वो अपने आप को अलाइन कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा आपने सर, मतलब काफी अच्छे तरीके से शनि के प्रभावों को और उनके अलाइनमेंट को समझाया है। तो अभी हम बात करते हैं सर कुछ, यदि राशियों के हिसाब से शनि की व्याख्या करनी जाए कि अभी इस शनि की जो राशि परिवर्तन हो रही है उसमें हर राशि में उनका क्या प्रभाव रहेगा। और हमारे साथ साथ शिवम जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सर अभी यदि आप राशियों के साथ चलें तो बता थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर दीजिए कि हर राशि में शनि के क्या प्रभाव रहेंगे सर। जी जी बिल्कुल। जैसे आपका जो प्रश्न है उसे मैं यह समझ रहा हूँ कि राशि के स्थान पे आप यह जानना चाहते हैं कि जो अलग अलग लग्न के जातक हैं उन पे इस शनि का प्रभाव क्या होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैंने लग्न का उपयोग इसलिए नहीं किया कि लोग जैसे कि अभी, चाहे मैं मीन की बात करूं चाहे किसी राशि की बात करूं, हाँ बिल्कुल आप ये इस पे भी हम चल सकते हैं सर कि हर लग्न पे उसका क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि जैसे आपने राशि की बात की, तो राशि में यदि हम जाते हैं तो 2.5 साल अभी मीन में शनि रहेंगे, फिर आगे जी। 2.5 साल मेष में जाएंगे, फिर आगे 2.5 साल जी। वृषभ में जाएंगे। ये सब में जाएंगे बिल्कुल। तो जो मेष वाले व्यक्ति हैं, मेष वाले अर्थात जो फिर आगे कुंभ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें अपने प्रेडिक्शन को जांचने के लिए, जो मैंने कहा वो सही है या गलत है, उन्हें फिर 30 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, तो हम हाँ। लग्न वाइज ही अब चलते हैं सर कि हाँ उस लग्न लग्न में क्या लग्न प्रभाव के है। अनुसार ही चलते हैं। मीन राशि के जी। अंदर विशेषकर, और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी एक चीज और सामने आपको देखने को मिलेगी, जो है 7.5। जी। क्योंकि 7.5 को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां आ जाएंगी कि भाई
25 में आपके 29 मार्च को शनि गोचर कर रहे हैं, तो किन राशियों पे क्या प्रभाव होगा। साढ़े साथी, सो साढ़े साथी को लेने के लिए शनि के साढ़े सात अर्थात शनि के 7.5 वर्ष। अब यह शनि का जो 7.5 वर्ष है वो कैसे काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी शनि मीन राशि में आ रहे हैं, तो मीन राशि में आएंगे तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, कुंभ राशि के जो जो जातक हैं उनके लिए, और मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए आपको एक समस्या देखने को मिल सकती है, जैसा, या फिर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। सर सबसे पहले थोड़ा सा आप हम जो दर्शक है उन्हें बताइए, साढ़े साती जिसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि साढ़े साती क्या होती है, लेकिन जिन्हें नहीं पता थोड़ा वो समझ सके कि साढ़े साती बोलते किसे हैं। 1 मिनट मैं कुंडली पे आपको समझा दूं तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। जी सर। जैसे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ चंद्र बैठे हैं। ठीक है, यहाँ चंद्र बैठे जी हैं और चंद्र की डिग्री हम रख लेते हैं 20 डिग्री। जी। यह आपकी राशि है। शनि जी कहाँ आ रहे हैं, मेष में आ रहे हैं, तो शनि और चंद्र के दूरियां कितनी हो गई, 10 डिग्री की। जी तो आप पे एप्लीकेबल है। यदि शनि जी। यहाँ, अभी शनि मून जो है वो मान लेते हैं यहाँ 0 0 के भी हैं, तब भी आप पे एप्लीकेबल है क्योंकि 30 डिग्री पे आ जाएंगे। हम्म, ठीक है, यदि आपका यहाँ चंद्रमा है अर्थात मेष राशि आपकी है, और यहाँ भी आपकी डिग्री मान लीजिए 1 है, तो यहाँ शनि अप्लीकेबल होगा कि शनि 0 डिग्री पे है, तो हम्म, यहाँ 30 डिग्री आकर सीधा यहाँ पहुंच जाएगा वो। जी। हम ये कहें 45 के अंदर में रहेगा, तो इसे कहा जाता है 45 डिग्री पीछे 45 डिग्री आगे, 90 डिग्री के रेंज में यह आपको समस्या देता है। यदि 90 डिग्री से बाहर है तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, ये नहीं देता है। मतलब आपने जो कुंडली लेके हमें समझाया है, तो ये मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है जो इसे समझ नहीं आए। तो सर अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए यदि मैं बात करूं सर, तो अभी थोड़ी राशियों पे चर्चा की जाए सर, कि हर राशि में इनके क्या प्रभाव रहे, हर लग्न अनुसार इनके क्या प्रभाव रहेंगे सर। ठीक है, मैं बार बार राशियों पे विशेषतः, बात कर रहा हूँ। हाँ जी कोई नहीं, विशेषतः जैसे जिनकी राशि कुंभ है, जिनकी मीन राशि है, जिनकी मेष राशि है, या जो तीन जी। राशियों वाले जो लोग हैं, उन्हें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी समस्या हो सकती है। यदि आपका कर्मा ठीक है, यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके लिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप कहीं सेवा दे रहे हैं तो भी आपके लिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं लग्न की। किसी का मेष लग्न है, तो मेष लग्न के अंदर शनि दसम और एकादश, 10th और 11th लॉर्ड बनता है। जी अब यह आप मान लीजिए कि आपके कुंडली का ही जो शनि है, जो 10वें और 11वें भाव का शनि है, स्वामी है, वो 12 नंबर राशि में चला गया है, 12 नंबर भाव में चला गया है। अब यह 12 12 नंबर भाव में जाने के बाद क्या होगा, 12 भाव में जाने के बाद क्या होगा, क्या क्या गया आपका कर्म, आपका आय, आपका प्रोफेशन, आपकी इनकमी, आपका इनकम, या फिर हम ये कह दें तो आपकी इच्छा पूर्ति, ये सभी कहाँ चले गए, इच्छा 12 भाव पूर्ति। में शिफ्ट हो गए। बा- जी। अब ये जब 12 भाव में शिफ्ट हो गए तो इसके दो पहलू निकल सकते हैं। यह पहलू निकल जाएंगे कि भाई आपका जो प्रोफेशन है वो हानि में चला जाएगा, आपकी नौकरी है तो नौकरी छूट जाएगी, या आप हानि लॉस में चले जाओगे, बिजनेस है तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी क्योंकि वो लॉस का स्थान है। दूसरा हम यह लॉस कह का था सकते जी। हैं कि यदि आप फॉरेन से जुड़कर काम कर रहे हैं, या आप किसी एनजीओ के साथ, किसी कोई कोई एनजीओ हो फॉरेन का, उसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेन से जुड़ के काम कर रहे हैं, या अपने जन्म स्थान से दूर रह के काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए 2.5 साल बहुत अच्छा है। यह 2.5 साल बहुत बेहतर आपके जीवन में जाएगा और बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी।
यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहें, या फॉरेन से आपका संबंध हो, या कहें तो ऐसे स्थान पे रहें जो आपके नेटिव प्लेस से मैच ना करता हो, जन्म स्थान से थोड़ा अलग कल्चर में। थोड़ा दूर। जी। जैसे पुनः हम बात कर लें वृषभ राशि की। तो वृषभ वृषभ राशि। राशि को, हाँ, वृषभ राशि को देखें यदि हम, तो वृषभ राशि में आप देख सकते हैं, वृषभ राशि में शनि 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी हो जाएंगे, और चले जाएंगे कहाँ? एकादश में चले जाएंगे। एकादश ठीक। में। तो आपके अलग अलग लग्न के लिए शनि अलग अलग प्रभाव में आएंगे। वृषभ राशि के लिए यह हो जाएगा कि बहुत बेहतर है। क्यों है? नवम जो भाग्य है, दसम जो आपका प्रोफेशन है, कर्म है, वो एकादश में चला गया, इच्छा पूर्ति में चला गया। अर्थात आपका भाग्य, आपका कर्म, दोनों मिलकर आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा। जी। दोनों आपके इच्छा को पूर्ण करेंगे। ठीक है। यदि हम जी। अन्य तरीके से ले, तो नवम भाव क्या है? पिता है। दसम भाव आपका कर्म है। एकादश जो है वो आय है, अर्थात पिता के साथ जुड़कर यदि आप कर्म कर रहे हैं तो भी आपको आय की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य आपके साथ है, प्रोफेशन आप कीजिए, बेहतर रहेगा। लेकिन वो कर्म कहाँ करने हैं? अपने मित्र मंडली के साथ जुड़ के करना है, या किसी एनजीओ के साथ जुड़ के करना है, तो आप कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत अच्छा है। यदि हम वहीं 3 नंबर अर्थात मिथुन लग्न की बात करते हैं, तो मिथुन लग्न में शनि अष्टम और नवम, इन दो भाव के स्वामी आ जाएंगे। 8वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी। और इन दोनों के स्वामी होकर वो जाएंगे कहाँ? वो दसम भाव में चले जाएंगे। अब ये जो मिथुन लग्न के जातक हैं उनके लिए थोड़ा समस्या है, उन्हें थोड़ा समस्या फेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन किसे समस्या फेस करनी होगी? जो ऑडिट का काम ना करता हो, जो टैक्स का काम ना करता हो, जो एलआईसी काम नहीं करता हो, जो फाइनेंस का काम नहीं करता हो, जो साइंस से, जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च में है, जो सर्जन है, मेडिसिन से किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार कोई समस्या फेस करने की आवश्यकता नहीं है। वो अच्छे से इस 2.5 साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं, और उन्हें बेनिफिट ही जी। मिलेंगे इसके। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, जो ज्योतिष से जुड़ा नहीं है, जो ऑडिट का काम नहीं करता है, जो टैक्स का काम नहीं करता है, जो टैक्स कंसल्टेंट का काम नहीं करता है, या जो एलआईसी काम नहीं करता है, जो म्यूचुअल फंड इन सब से संबंधित काम नहीं कर रहा है, जो रिसर्च का काम नहीं कर रहा है, उन्हें समस्या होगी। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, यदि आप किसी फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं और आपका मिथुन लग्न है, तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत बेहतर है। ये 2.5 साल बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पीएचडी आपको 8वां जो भाव है ना, वही देता है। मतलब यदि कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, यदि आप रिसर्च कार्य कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। तो भी आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि क्योंकि सर आपका, कोई भी हर। हाँ, जी। आपका जो 8 नंबर साइन है, 8वां जो भाव है, उसे देखते ही हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये कष्ट है, पीड़ा है, यह दुर्घटना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब से परे भी बहुत कुछ अष्टम के पास है। और वह अष्टम सबसे यदि खूबसूरत आपके तो उसकी। दसम में गया है, तो और बेहतर है आपके लिए। बताइए। मैं बोलता हूँ सर, उसके सबसे जो खूबसूरत पॉइंट है, जो आप भी कई बार बताते रहते हैं, कि जो पहला है उसका ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है रिसर्च। हम्म। और सबसे बड़ी जैसे बात हम। ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आप कर जी। सकते हैं। वो नहीं हो सकता है तो आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए, चेंज भी है अष्टम भाव, हम्म। वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है आपके लिए, कर सकते हैं। मतलब ये लेकिन, जो यदि मैं मिथुन मिथुन राशि वालों की बात करूं, जी तो जी, उनके लिए आत्ममंथन का भी ये समय है। आत्ममंथन किया जा सकता है, आत्ममंथन बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन बात यह है
यह जो परिवेश है, यह जो समय है, जैसे आप योगा करें, योगा में आप ध्यान करें, क्योंकि ध्यान जो है सातवां है, अष्टांग योग में सातवां है ध्यान। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको आसन, नियम, प्राणायाम, इन सब को करने की आवश्यकता है। तो इन सब करते करते ध्यान तक पहुंचे, समाधि तक पहुंचे, क्योंकि ध्यान और समाधि ही आठवां भाव है। क्योंकि क्या होता है सर कि जो, यदि हम आठवें की बात करें या जब भी ऐसा आता है तो लोग बस कष्टों के बारे में ही गिनाते हैं कि आपको ये कष्ट होंगे या आपको ये बुराई होंगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं कि यदि हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं या उसकी हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, अपने डेली रूटीन को फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता है कि यदि साढ़े शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, उसका कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। इससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हो जाएगा कर्क, जिनका लग्न कर्क है। जी। कर्क में क्या होगा, यहाँ तो मूल त्रिकोण राशि शनि की नहीं जा रही है अष्टम में, लेकिन कर्क लग्न वालों के लिए मूल त्रिकोण राशि राशि अष्टम में चली जाएगी। सप्तम भाव और अष्टम भाव का अधिपति कहाँ जाएगा, नवम में चला जाएगा। अर्थात आपके भाग्य में कष्ट गया है। कर्क वालों के लिए क्या है, आपके भाग्य में ही आपका कष्ट गया है। जब आप षष्टियांश अर्थात D60 चार्ट को बनाते हैं ना, तो अष्टम भाव को हम लोग लग्न में लेते हैं। ठीक है। तो आठवां भाव आपका पूर्व जन्म है। तो आपका पूर्व जन्म आपको ये 2.5 साल कंट्रोल करेगा। यदि आपको कष्ट मिल रहा है, यदि आपको कष्ट मिल रहा है 2.5 सालों में, तो जितना ज्यादा हो उसके दान कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, उनके कष्टों को हरने का प्रयास कीजिए। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, आपके बिजनेस में समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें कि बिजनेस को ना हम, अर्थात इन चीजों की बात नहीं करके हम यह देखना चाहें कि भाई किस प्रकार से हम इसे यूटिलाइज करें, इसे प्रयोगात्मक रूप में हम लें, तो यह बहुत अच्छे से आप समझें कि आठवें भाव को जितना ज्यादा यूज कीजिएगा उतना अच्छा बेहतर भाग्य होता चला जाएगा, उतना ही बेहतर आपका दाम्पत्य जीवन होता चला जाएगा, उतना ही बेहतर आपका बिजनेस होता चला जाएगा। अब आठवां भाव जो है, जैसे अभी राहुल जी बता रहे हैं कि भाई योग है, ध्यान है, समाधि है, आठवां भाव मंत्र जप है, कीजिए उसे। बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा। उससे भी बेहतर, यह भी आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी के दूसरे के कष्टों को हरने का प्रयास कीजिए। 4 8 12 मोक्ष है। 4 8 और 12 इसे मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष का एक ही मतलब है कि भाई हम सात्विक और सरल अर्थ यदि समझे तो यह कह सकते हैं कि मुक्त हो जाना। यदि मुक्त को और अच्छे से समझे तो कहा जाए कि भाई अपने जीवन से इसे हटा देना, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो उस परमात्मा में मिल जाता है। और जब उस परमात्मा में यह बिल्कुल जीवात्मा मिल बिल्कुल। जाती है तो हम संपूर्ण रूपेण इस देह का जो आवागमन है इससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भाई ये सारी चीजें परिकल्पना है। भाई परिकल्पना भी है, लेकिन कितनी सुंदर परिकल्पना है तो सोच लो, कितनी सुंदर परिकल्पना की गई है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक मुझे बार, लगता है कि अभी मेरे पूर्व जन्म के जो फल हैं उसको भोगने का समय आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, कर्क राशि है आपकी, जी कर्क बिल्कुल लग्न है बिल्कुल। आपका। जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अभी आप ज्योतिष से जुड़े हैं राहुल जी, तो ऐसी कोई समस्या जी आपको नहीं आएगी। जी जी। हाँ, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ना, हम अभी तो भाव पे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी फिर ये जो जी बिल्कुल बिल्कुल पॉडकास्ट सर। है वो चली जाएगी। थोड़े एक शब्द हम अष्टम भाव को दें। जैसे अष्टम भाव को यदि हम समझे ना, तो उसे ज्योतिष क्यों दिया गया है। ज्योतिष को वेदांग चक्षु कहते हैं। और वो जो जी चक्षु है, वो जो नेत्र है, वो आपको इस जन्म में नहीं मिले हैं, आपको अगले कई जन्मों से आप इसे लेके चल रहे हैं। तो यह जो जन्म आपके लिए है, जो ज्योतिष के व्यक्ति हैं जो कर्क लग्न के हैं उनके लिए विशेषकर है। यह मानिए आप कि यह समय आपके लिए ज्योतिष में एक ऊंचाइयों को छूने का समय आया है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का समय आया है, ज्योतिष को बहुत ज्यादा अध्ययन करने का समय आया है। आपके लिए कष्ट का समय बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल सर। यह मत मानिएगा कि कष्ट का समय है आपका। नहीं सर, हम तो उसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, चाहे आज इस वीडियो का भी मेरा उद्देश्य यही है कि हम कहीं ना कहीं, या हर इंसान एक नेगेटिव को ढूंढता है, लेकिन हम उसमें भी बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि मैं सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया सर, तो मैंने कहा कि शनि न्याय के देवता है, और यदि मैं कर्म अच्छे कर रहा हूं तो मुझे अन्याय नहीं करेंगे वो। एक कहावत भी है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन वो आपके लिए हमेशा सुखप्रद ही और सुफलदायक ही होता है। बिल्कुल। जैसे जी। भगवान शनि के भाई हैं, ठीक है, जिसे धर्मराज यमराज के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर। ठीक। यम मतलब होता है समय। समझ। यम का मतलब क्या होता है? समय। जो समय का निर्धारण करता है उसे हम यम कहते हैं। धर्म का मतलब होता है जो नीति नैतिकता के पथ पे चलता है उसे हम धर्म कहते हैं। अब यह शनि आपसे कह रहा है कि भैया पहले तो समय का पंक्चुअल बन जाओ, समय को देख लो, और दूसरा धर्म नीति और नैतिकता से चलना प्रारंभ कर दो। ये जो मैं भटक रहा हूं आपका जो सब्जेक्ट है उससे, ये जी जो जी दशा का बिल्कुल सर। सीक्वेंस आप देखेंगे ना, तो दशा का सीक्वेंस जी देखिए, गुरु के बाद शनि की दशा आती है। जी गुरु कहता है कि भाई नीति नैतिकता से चलो, तो शनि की दशा तुम्हें अच्छी जाएगी। और नीति नैतिकता नहीं चलोगे तो शनि की दशा भाई सियावर रामचंद्र की जय, समस्या आ जाएगी फिर आपके जीवन में। और शनि के बाद फिर किसकी दशा आती है? शनि के बाद फिर बुद्ध की दशा आती है। बुद्ध। अब बुद्ध के बाद आप थोड़ा ऊपर चढ़िए तो राहु है। राहु के बाद गुरु। राहु कर्म फल है। फिर राहु के बाद गुरु आते हैं, गुरु के बाद फिर शनि आते हैं। कोई बात नहीं है, सारा हिसाब किताब हमारे पास होगा। ये चीजें बिल्कुल हैं। सर। बिल्कुल सर। हाँ, अभी कर्क राशि तक हमने बात किया सर। हम्म। सिंह। अब हम सिंह राशि। जी बिल्कुल सर। अब सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में, सिंह लग्न, क्षमा कीजिएगा, सिंह लग्न की बात सिंह करें तो लग्न। सिंह लग्न में शनि सप्तम भाव को और छठे भाव को, छठा भाव और सप्तम भाव को रूल करते हुए अष्टम में जाएंगे। मतलब यह मान लीजिए कि आपके कुंडली में शनि जो है वो आठवें भाव में जा रहा है, लेकिन किन भाव को लेकर जा रहा है? छठे भाव को लेकर जा रहा है, सातवें भाव को लेकर जा रहा है। अब छठा भाव क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या। उसके साथ छठा भाव है सेवा। उसके साथ छठा भाव है आपकी नौकरी। छठा भाव है आपका प्रारब्ध, अर्थात आपके ने पूर्व जन्म, इससे पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उस कर्म को प्रारब्ध कहते हैं, जो आप इस जन्म में लेकर आए हो। छठा भाव है डिसिप्लिन। छठा भाव है डे टू डे रूटीन। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आप सिंह लग्न के जातक हैं तो आपकी नौकरी में समस्या आएगी। लेकिन वही, यदि आप ज्योतिष से जुड़े हैं, या आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, या हम कह सकें टैक्स के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। या मैं ये कहूँ स्पष्ट रूप में, तो आपकी नौकरी चेंज होगी और बहुत बड़ी, एक बड़े लेवल पे अच्छी जगह आप फिर चले जाओगे। मैं यहाँ पे यह भी आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आठवां जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। और छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया है अभी गोचर में, आपका नौकरी चेंज में गया है, बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाएगा। लेकिन इन चीजों से यदि आप जुड़े नहीं है तो कर्म में आपकी समस्या आएगी, नौकरी में थोड़ी समस्या आपको फेस करने की, आप फेस कर सकते हैं। वहां करने की आवश्यकता है, सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, रूटीन पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छी रेमेडी मैं मानता हूं छठे भाव की, कि प्रतिदिन सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर दीजिए, जिमिंग शुरू कर दीजिए। और छठा भाव अष्टम में गया है, इसे समझिएगा। कौन गया? रोग, कष्ट, ऋण अष्टम में गया है। आपके दाम्पत्य जीवन पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपके बिजनेस पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यदि आप किसी रोग से जूझ रहे हैं तो रोग आपके ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको यह करना है कि कोई रोगी व्यक्ति है, कोई ऋणी व्यक्ति है,
उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए, उसकी थोड़ी सेवा कर दीजिए। कोई रोगी है तो उसके रोग को ठीक करने का कोई उपाय कर दीजिए। कोई ऋणी है, कोई कर्ज में है, तो उसके कर्ज को हरने का कोई उपाय कर दीजिए। उसका कर्ज जो है वो खत्म हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए। तो उसकी जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी जो समस्या है वो स्वयं ठीक हो जाएगी। अपने कर्मा बिल्कुल। को कर लीजिए। जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब 6 नंबर। जो कन्या लग्न के जातक हैं, कन्या लग्न के जातक के लिए क्या स्थितियां बनेंगी? पांचवें पंचम भाव का, छठे भाव का स्वामी सप्तम में चला जाएगा। सबसे पहले या तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं हम्म। आपको बता दूं, जो लोग लगे हुए हैं ना कि भाई हमारा जो है वो प्रेम संबंध चल रहा है, हमारा विवाह हो जाए, तो भैया आपका शुभ समय है, जाओ कर लो, हो जाएगा। माता पिता से बात कर लीजिए, आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति छठे का स्वामी सप्तम में गया है, पांचवे का स्वामी सातवें में गया है, आपने जो पढ़ा है उससे संबंध में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन यदि आपका जीवन साथी, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका जीवन साथी यदि नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन में भी निकल जाएगा। उसकी कंपटीशन बहुत अच्छी चली जाएगी, उसे नौकरी लग जाएगी। ध्यान यह देना है अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए कन्या लग्न के जातक को, कि अभी यदि संभव हो सके तो जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाएं, वो उनके लिए बेहतर है। या फिर उनका जो जीवन साथी है वो किसी कर्म में, किसी नौकरी में चला जाए, तो उनके लिए वो बहुत बेहतर रहेगा। यदि हम बात कर लें किसी व्यक्ति के शिक्षा को लेकर, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में जा रहा है, यदि आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हो पढ़ने के लिए विदेश, तो आप जाइए, जा सकते हैं, आप जाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो यह जो समय है वो आपका पेमेंट भी लेकर चला आएगा। ठीक है। हम तुला राशि की बात करें सर। जी जी बिल्कुल। तुला राशि में यदि देखें तो तुला राशि में यह चतुर्थ और पंचम को रूल करते हुए छठे में चला जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो आपकी माँ की सेहत खराब होगी, या तो आपकी माँ की सेहत खराब होगी, या तो आपकी नौकरी लग जाएगी। या तो आपकी माँ की सेहत खराब होगी, या तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि हम यह कहें तो यह कह सकते हैं कि यदि आप चाह रहे हैं कि मुझे लोन लेना है अपने घर को बनाने के लिए, और लोन आपका पास नहीं हो रहा है, तो लोन मिल जाएगा। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए भाग रहे हैं कि कहीं से आपको स्कॉलरशिप मिल जाए पढ़ने के लिए, तो अभी आप ट्राई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्योंकि पांचवे का और चौथे का दोनों का स्वामी कहाँ, छठे में गया है। तो चतुर्थ भाव जी। और पंचम भाव संबंधित का कर्म करना चाह रहे हैं, और वो छठे में जा रहा है। छठा भाव क्या है? लोन है। लोन वो करा देगा। किसी से आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है घर पे, तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर आ जाएगी। तो आपके लिए एक यूटिलाइजेशन यह है कि आप प्रयास कीजिए, कोई एक छोटा मोटा लोन लेकर रख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अर्थात आप पे लिटिगेशन इन चीजों से थोड़ा दूर कर देगा आपको। तुला। उसके बाद वृश्चिक की बात कर लें। वैसे। जी। अब वृश्चिक में यह तीसरे भाव को और चौथे भाव को रूल करेंगे, और ये आ जाएंगे कहाँ? पंचम में। अब तीसरा भाव जो है वो आपका अट्रैक्शन है। ये जो समय आपके लिए है वो समय यह है कि अभी आप नियमित रूप से जितना ज्यादा हो सके शिक्षा पे ध्यान दें, या फिर जो आपकी हॉबी है, जो आप करना चाहते हैं जीवन में, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यह 2.5 साल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन आपका शिक्षा के पास गया है, बुद्धि के पास गया है। आप जो चाहोगे, भाई मुझे ये चाहिए, उसे देखना शुरू कर दीजिए, रीड करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2.5 साल में उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। हम यह कह सकते, यह भी आपको एक प्रेडिक्शन के तौर पे कहा जा सकता है कि आपकी माता को कहीं से पैसे आने की भी संभावना हो सकती है, या
आपकी माँ कहीं जैसे विदेश घूमने जाना हो या कहीं लंबी यात्रा करनी हो, आपकी माता की लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। विशेषतः वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आप शिक्षा पे जितना ज्यादा फोकस कर सकें, जिन चीजों के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उस पे आप काम करना शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। समय को देखते हुए हम तीन और बच गए ना, धनु, जी। चार। धनु, धनु की बात कर लें हम, तो धनु लग्न यदि आपका है तो आपके कुंडली में कौन कौन से भाव को लेकर शनि यहाँ जा रहे हैं? तो आपकी कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव को लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चतुर्थ में जा रहे हैं। जी। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, दूसरा भाव आपका परिवार है, चौथा भाव क्या है? आपका घर है। आपके घर में आपके कुटुंब का आना जाना लगा रहेगा। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, अभी आप जमीन से जुड़ा काम, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, गाड़ियों से जुड़ा काम करना शुरू कर दिए, धन की बारिश हो जाएगी। टूर एंड ट्रेवल्स का काम इन आप, या आप कर सकते हैं जैसे नेटवर्किंग का काम, इनसे भी आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि विशेषकर यह कर्मों को आपका फोकस करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, धनु हो गया आपका, मकर। मकर के लिए विशेष है। मकर के लिए क्या विशेष है? क्योंकि मकर का यह स्वामी होकर, लग्न का स्वामी होकर तीसरे भाव में उपचय में चला जाएगा। यह जो 2.5 साल है आपके लिए, आपने कहीं रील देखा होगा कि भाई सब चीजों को छोड़कर 6 महीने साल भर के लिए कहीं गायब हो जाओ और खुद फिर बना, अपने आप को बेहतर बना कर लेकर आओ, तो यह जो समय है वही है आपके लिए। जी। यह 2.5 साल वह समय है कि अपने आप पे जितना ज्यादा आप काम कर सकें। उपचय है, 2.5 साल में आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा, इसकी गारंटी है। यदि धन की बात करें तो जितना ज्यादा आप ट्रेवल कीजिएगा, छोटी छोटी यात्राएं कीजिएगा, आप प्लेस चेंज करते हैं या जी। नेटवर्किंग से काम करते हैं, बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, तो आपको बहुत धन की प्राप्तियां होंगी। मकर, कुंभ, कुंभ लग्न के जातक और मकर लग्न के जातक, आपके लिए बहुत बेहतर समय है अभी। धन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब जो कुंभ लग्न के जातक हैं, कुंभ लग्न में शनि लग्न के स्वामी होकर दूसरे में चले जा रहे हैं, एक धन योग को दर्शा रहे हैं। यह जो धन योग आपका बनेगा, वो यह कह रहा है कि भैया जहां हाथ डालोगे वहां से पैसा आएगा। जहां हाथ डालो पैसा निकालो, हाथ डालो पैसा निकालो, इधर से आलू डालो उधर सोना निकलेगा। ठीक है। मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोनों हाथ आपके लड्डू हैं। नहीं, आप ये तो जहां अभी जाओ मशीन वहां से वर्क पैसा करती आप ला सकते हो। है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। यूटिलाइजेशन के लिए मैं पुनः आपको बता दूं, ध्यान रहे अपने कर्मा को ठीक कीजिए, और कुछ करने की जी। आवश्यकता नहीं है। कुंभ और मकर लग्न के जातक के लिए यह बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं हम मीन की। तो मीन की बात हमने शुरुआत में कर ली ही। यदि मीन लग्न आपका है, मीन लग्न के आप जातक हैं, तो आपके कुंडली में शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में आ रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। या जो गोचर है वो कह रहा है भैया जन्मस्थान छोड़ दो अभी कुछ दिनों के लिए, या तो कह रहा है कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को फ्री छोड़ दो, बेफिक्री का जीवन जी लो। एक शब्द है, गुरुदेव सदैव कहते हैं लेट गो। वो करना शुरू कर दो अपने जीवन में, बहुत बेहतर रहेगा ये जीवन। इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने आप को जितना ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करो उतना बेहतर है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा शरीर पे आपको ध्यान देना होगा। यदि आप शरीर को बेहतर नहीं करते हैं, अपने आप को बेहतर नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए आपके जीवन में अत्यधिक कष्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो करना यह है कि अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने शरीर को बेहतर बनाइए।
जितना ज्यादा बहुत हो बहुत सके धन्यवाद दान सर। कीजिए। जी। मैंने तो आपसे बस इनके फल के बारे में बात की, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फल के साथ साथ हर लग्न के में क्या प्रभाव है और उसके क्या अलाइनमेंट के बारे में बात किया। और हमारे साथ हमारे मित्र शिवम जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा शिवम जी, आपके जो प्रश्न थे, जो हम बैकग्राउंड में डिस्कस कर रहे थे जिस प्रश्नों के बारे में, आप अपने प्रश्न को रखिए सर के सामने। क्या क्या आपके प्रश्न हैं? राधे राधे। सर्वप्रथम राधे 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 शिवम राधे। जी। देखिए, लोग शनि भगवान के डर से उन्हें पूजा करते हैं या फिर अपने भक्ति से करते हैं। भक्ति तो इंसान का रहता ही है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब वो शनि मंदिर में जाएंगे तो शनि भगवान के समक्ष से थोड़ा वो साइड होकर पूजा करेंगे। तो उनका कुदृष्टि के बारे में, तो आखिर उद्देश्य वो के बारे क्या में। रहता है, क्या रीजन है जिसके वजह से वो थोड़ा साइड होके वो पूजा करते हैं शनि भगवान का, ताकि उनका नजर उन पे ना पड़े और अधिक प्रसन्न ना हो जाए। इसमें क्या है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शिवम जी। राधे राधे। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने जो कहा, जो आपके प्रश्न है उसमें ही एक छोटा सा एक वाक्य है माँ पार्वती के बारे में। माँ पार्वती की जो संतान है भगवान गणेश, भगवान गणेश बहुत ही सुंदर, वो जो उनकी आकृति बनी उस वक्त से, जो सर लगने से पहले जो एक हाथी का सर लगा, उस हाथी के सर लगने से पहले की एक कथा है। भगवान गणेश जी खेल रहे थे, सभी देवता आकर उन्हें देखते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं, क्या बालक है, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। और शनि देव अपने मन में चिंता किए हुए हैं, हम भी थोड़ा जाके देख लें, हम भी थोड़ा जाकर देखें। सब देवता कहते हैं तुम जाकर मत देखना, तुम जाकर मत देखना, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम देखोगे उसके साथ अनिष्ट हो जाएगा। तब भी शनिदेव छुपते छिपाते जाते हैं और जाकर देखते हैं। और देखते हैं उसी के बाद ये चीजें घटित होती हैं। भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा भगवान गणेश जी का सर काट दिया जाता है, वहां हाथी का सर लगाया जाता है। ठीक है, एक कथा है। अब कथा का सारांश समझिए, सारांश क्या है कथा का। किसी भी एक कहानी होती है ना, उस कहानी का एक सारांश होता है कि भाई हम यहाँ पे मोरल क्या है। तो इस कहानी का मोरल यह है, शनि की दृष्टि का, कि शनि की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि है। जो तीसरी दृष्टि को वक्र कहते हैं, टेढ़ी दृष्टि। और जो टेढ़ी दृष्टि है ना, वो कहता है भैया पहले परिश्रम करो, खुद को बनाओ, तब मेरे सामने आओ। मतलब यदि सरल भाषा में कहें तो गणेश जी का सर कटा तो वो सिर्फ एक सुंदर बालक थे, लेकिन सर कटने के बाद जो पुनः गजानन बन गए, गज का आनंद, जो गज का मुख उन्हें उन्हें मिल गया, तो वक्रतुंड भी हो गए, महाकाय भी हो गए, और कहा जाए कि विघ्नहर्ता भी हो गए, लंबोदर भी हो गए। इतनी सारी उपाधि उन्हें दे दी गई। सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। सिर्फ शनि की एक वक्र दृष्टि के कारण, यदि शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती, ना भगवान गणेश का सर कटता, ना हाथी का सर लगता, ना उन्हें सभी देवताओं से वरदान प्राप्त होता। तो बुद्धि के दाता जो भगवान गणेश हैं, वो इसलिए गणेश बने क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि वहां थी। तो इस शनि की जो वक्र दृष्टि कहा जाता है ना, कि शनि के सामने हम जाकर पूजा करें या ना करें, इस पर स्पष्ट है कि भाई वो शनि सिर्फ यह कहते हैं कि मेच्योर बन जाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, और जब तक परिश्रम नहीं करोगे अपने आप को बेहतर नहीं बनाओ। शनि की 3 दृष्टि है प्रमुखतः ज्योतिष में। यदि सामने की दृष्टि हम बात कर लें तो वो तो है ही, 3 दृष्टि, 3, 7 और 10 कहा जाता है। जो तीसरी दृष्टि है उसे कहा जाता है परिश्रम कारक है वो। अर्थात जब शनि की तीसरी दृष्टि आपकी किसी भी कुंडली पे भाव पे पड़ रही है, अब मान लीजिए आप दर्शन करने जा रहे हैं और वहां आप शनि, भगवान शनिदेव के सामने साक्षात खड़े हुए हैं, तो शनिदेव कहते हैं चलो आज से तुम्हारा काम शुरू। आज से प्रतिदिन तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा, प्रतिदिन तुम्हें एक कष्ट दिया जाएगा। उस कष्ट से तुम, जैसे कुंदन अर्थात आभूषण को बनाया जाता है पिघलाकर सोने को, फिर उसे ठोक पीट के बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें ठोका पीटा जाएगा। जैसे एक लोहा बार ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन उसे जब तराश दिया जाए, उसे एक शेप दिया जाए, लोहे को पीट दिया जाए, तो एक तलवार बनता है। वैसे ही
शनिदेव कहते हैं कि पहले तुम्हें पिघलाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर तुम्हें तराशा जाएगा, फिर हथौड़े से तुम पर प्रहार किया जाएगा, उसके बाद तुम कुंदन बनोगे, उसके बाद तुम आभूषण बनोगे, उसके बाद तुम तलवार बनोगे जो अपने दुश्मनों के सर को अलग कर सको। लेकिन सर, मैं बात करूं कि अब कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, बीच में टूट गया, तो उसका क्या करेंगे शनिदेव? शनिदेव वहां भी एक निष्कर्ष निकालेंगे और वो जी। कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, जितनी तुमने की, जितनी परिश्रम तुमने की, उतने में ही तुम्हें एक बेहतर पोस्ट दे दिया जाएगा। बिल्कुल। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शनिदेव अगर, जो लोगों के मन में भ्रांति थी कि अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो नुकसान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने आज वो क्लियर कर दिया कि वो उनकी परीक्षा लेते हैं एक प्रकार से, और उन्हें उस कर्म योग बनाते हैं कि जो उनके मन में इच्छित है वहां पे वो दृढ़ संकल्प के साथ पहुंच सके। जैसे मैंने आपसे पीछे तीन शब्द दिए, क्रियामान, हम्म। प्रारब्ध और संचित, तीन कर्म हैं। तो जब जी। तक भाई साहब आप इन तीनों कर्मों को भोगोगे नहीं, जब तक इन तीनों कर्म आपको अच्छे से आकर पीट नहीं देते हैं, तब तक आप कैसे अच्छे बन पाइएगा। जैसे बिल्कुल हम सही बात कहीं है सर। विदेश नहीं जाएं, हम यदि अब अपने अयोध्या में ही चले जाएं, तो श्री रामचरितमानस, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए वो सिर्फ राम थे। वो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मंथरा ने ऐसा कर दिया, माँ क्या नाम था ठीक है। उनका, माँ केकई ने ऐसा कर दिया। जब माँ केकई उन्हें बोलती है कि तुम वन चले जाओ, तो ये तो सब्जेक्ट यहाँ का नहीं है लेकिन मैं इसे रखना चाह रहा हूं। वो कहते हैं, जी सुनु सर। जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु माति मातु बचन अनुरागी। वो पहले माँ बोलते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं जननी, मुझे जन्म देने वाली, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, उस राम को तुमने आज जन्म दिया है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बतन बचन अनुरागी। तो मैं माता पिता का वचन का अनुसरण करूंगा, मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा, कि मुझे राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, उसकी यात्रा करनी है। आप से भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली देखिए, उस कुंडली में आपको शनि 4 नंबर साइन में मिलेंगे, मतलब माफ कीजिए, चौथे भाव में मिलेंगे। अब चौथे भाव में जब शनि जाएंगे तो तीसरी दृष्टि शनि कहाँ चली गई? छठे पे। छठे भाव पे। छठे पे जी, छठे पे। 7वीं दृष्टि कहाँ चली गई? कर्म पे। दस। कर्म पे। 10वीं कहाँ चली गई? स्वयं पे, लग्न स्वयं पे। पे। अब यह शनि, भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में जो शनि बैठा है वो कह रहा है कि भाई तुम्हें परिश्रम करना होगा अपने शत्रु के प्रति। अब वो करते हैं, लोहा लेते हैं। फिर अपने कर्म के प्रति, और पुनः स्वयं के लिए। वो उनके बिल्कुल सही। रूप को देखें, उन्हें देखें तो भली बात ही समझ सकते हैं शनि की वक्र दृष्टि को। जी। शिवम जी। जी जी। जी। तो सर ने जो बताया, हम्म। उस हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है अब, हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि किसी हमारे मन। बगल में ही एक मंदिर है शनिदेव का, तो मैं प्राय वहाँ पे जब जाता हूँ तो लोगों के बीच में ये चीज़ देखता हूँ कि जब भी वो भक्ति भाव करेंगे तो थोड़ा सा साइड हटकर वो पूजन को करेंगे, तो मन में ऐसा कई बार उनके मन में भी प्रश्न आया, मैं उनसे पूछा भी, और उनके मन में ऐसा रहता था। तो अब उन लोगों के बीच में जाके मैं ये बताऊंगा दीपक जी के बात को कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। वो आपको दृढ़ संकल्प का, आपको मन की शक्ति को आपको और वो बढ़ा रहे हैं, परिश्रम करने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज जानकर। जैसे कि सर ने बताया, सही हम्म। बात है। जब कोई छोटे पत्थर को हम तराशते हैं, जब उससे भगवान की तब मूर्ति बनती है, यदि वो टूट जाता है तो फिर वहीं खत्म हो जाती है स्टोरी। हाँ। एक जी। शॉर्ट रेमेडीज बता दीजिए जिसमें वो किसी भी राशि का हो आदमी, जो जिनको लगता है कि वो भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षक होते हैं, वो जाते हैं पूजन के लिए, तो या फिर किन्हीं के ऊपर ये भी चीज है कि अगर शनि का बुरा प्रकोप चल रहा है
तो वो क्या करेंगे जो कम समय में कम खर्च पे और उनका शनि की कृपा बरसने लगे उनके ऊपर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और खर्च तो कहा जाए तो निम्न खर्च पे वो इस कदमों को कर सकते हैं। सबसे पहले शनि को समझ लेते हैं 5 मिनट और समय लेकर। शनि तत्वों में जाए तो शनि वायु कारक है, अर्थात वायु तत्वों शनि आते हैं। यदि हम चले जाएं त्रिदोष में तो शनि जो है वात कारक है, अर्थात शनि के अंदर जो गुण है वो गुण क्या है? आलस्य देना, कष्ट देना, परिश्रम कराना, भाग्य का साथ ना देना। तो थोड़ा सा इसे समझिए। तो इसे ठीक कौन कर सकता है? दो ग्रह ठीक कर सकते हैं इसे। एक गुरु ठीक कर सकता है, आकाश तत्व। दूसरा इसे मंगल जी। ठीक कर सकता है, अग्नि तत्व। जब अग्नि तत्व बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति आलस्य से हट जाएगा। और जब आकाश तत्व बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होगा और भाग्य उसका साथ देने लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो रेमेडी है। एक रेमेडी है जितना ज्यादा हो सके ज्ञान को संचय कीजिए, जितना ज्यादा हो सके ज्ञान को लीजिए। शास्त्र अवलोकन एक शब्द कहा गया है। शास्त्र मतलब जो पुस्तकें हैं, वेद पुराण, या फिर जो आपके समझ में जो आपके सिलेबस का भी है, उसका अवलोकन, उसे नित्य पढ़ना। और दूसरा है कि आप जितना ज्यादा हो सके एक्सरसाइज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके व्यायाम कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्राणायाम कीजिए। ये दो कर्म आप कीजिए, आप, मेरी गारंटी है कि आपका शनि ठीक होगा। यदि उपाय की बात करें, और ये तो यूटिलाइजेशन है जिसे लोग करना नहीं चाहते हैं, स्पष्ट है। इससे लोग भागते हैं, कहते हैं भैया मुझे कोई दे दो ऐसा कुछ जो मैं कर लूं। तो आप एक एक काम कीजिए, जो लाल वाला सूता आता है, मौली धागा। तो मौली धागे की बाती बनाइए, एक दीपक ले लीजिए मिट्टी का, मौली धागे की बाती बनाइए, उसमें तेल डालिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बृहस्पतिवार शनिवार को जलाइए। भगवान शिव के ऊपर तांबे के लोटे में थोड़ा सा हल्दी, पीला फूल डालकर भगवान शिव को चढ़ाइए। ये दो तीन कर्म से ही आपके शनि बहुत अच्छे परिणाम देने प्रारंभ कर देंगे। लेकिन सर्वप्रथम मैं पुनः बता दूं, जो यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताए हैं वह बहुत ज्यादा प्रभावी है। यदि आप सात मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो अभी आप बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देता है शनि को ठीक करने के लिए। यूटिलाइजेशन बहुत आवश्यक है, उसे कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। आप शास्त्र का अवलोकन कीजिए, शास्त्र को पढ़िए। संयम अपने अंदर रखिए, सदाचार अपने अंदर रखिए, बहुत आवश्यक है। इतने ही उपाय बहुत अंतिम। हैं जी। ओके। जी सर, तो बहुत धन्यवाद सर। शिवम जी, आपके प्रश्न के उत्तर और कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, ये मेरी आखिरी प्रश्न थी, और मैं काफी समय से विलंब मैं नहीं सर, इंतजार भी बिल्कुल कर आप रहा था। आखिरी नहीं सर, अभी और भी प्रश्न पूछेंगे आप। ये आखिरी प्रश्न हम्म। नहीं है आपका सर। नहीं नहीं, ये सनी जी से रिलेटेड था, जो मेरे मन में तीन प्रश्न थे, जी जी। उससे था। सर, जैसे कि आज हमने जो कुंडली पे बात की, हर लग्नों के बारे में बात किया, हर लग्नों पे थोड़ी सी विचार विमर्श किया, लेकिन क्या कोई सरल विधि है जिससे हम देख के ये जान सकें? हमें पूरी पूरी कुंडली प्रशिक्षण करनी हर किसी को तो नहीं आई, क्योंकि जो जो शिष्टाचार हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा, और उनका सहयोग ही लेना चाहिए। जब भी हमें कुंडली प्रशिक्षण की बात हो तो उनका सहयोग लेना चाहिए। तो यहाँ पे दीपक शास्त्री जी भी एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं और वास्तविक शास्त्री भी हैं। तो लिंक में उनके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, जिन्हें किसी सहयोग की जरूरत हो तो उनका उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे उपाय बताइए या कुछ ऐसी विधि के बारे में बात बताइए जिससे लोगों को एक सरल तरीके से जान सकें, ताकि कोई भी मतलब इंसान उसे अच्छे तरह से समझ सके। जैसे अष्टक वर्ग की बात कर ले, ठीक है।
तो अष्टक वर्ग में एक समुदाय अष्टक वर्ग होता है, एक जी भिन्नाष्टक होता है। तो जब समुदाय अष्टक वर्ग को देखेंगे आप, तो आप अपने कुंडली में जाकर देखिए कि आपका जो 12 नंबर साइन है, 12 नंबर साइन में कितने अंक मिल रहे हैं। 12 नंबर साइन में यदि आपको 28 से ज्यादा अंक मिल रहे हैं, तो यह निश्चित मानिए कि यह जो समय है वो आपका बेनिफिशियल जाएगा। अब मैं पुनः इसे अपने ही शब्दों को काट रहा हूं। इसके पीछे यह रीजन है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि बेनिफिशियल जाएगा। मैं यह कह सकता हूं कि भाई, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, यह जो 12 नंबर साइन रूपी जो पिच है वो बहुत अच्छी है। यहां खेलना आपको है, कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन पिच आपको बहुत अच्छी मिली है, पिच सॉफ्ट मिली है, आप बहुत अच्छे से यहां बैटिंग कर सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 28 से प्लस अंक आ रहे हैं 12 नंबर साइन में, और वहां शनि अभी गोचर में है, तो निश्चित यह मानिए कि आप जिस कर्मों को करना चाह रहे हैं उस कर्म पे अपने पूरे ताकत को लगा दीजिए, आपका कर्म वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ क्या है, शनि का एक, या फिर कहें अष्टक वर्ग का, या फिर आपके कुंडली का एक बहुत मजबूत पहलू आपके साथ अभी खड़ा है। अपने कर्मों को अलाइन करके रखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, तो शनि देव का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर हमेशा अच्छा ही रहेगा, और उनका प्रभाव और उनके जो फल है वो हमेशा सुफल ही प्राप्त होंगे। चलिए, हम एक रेमेडी लास्ट में देते हैं जो सबके लिए कारगर होगा। जी 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 यह तो हम लोग सभी को पता है कि भाई 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में मीन राशि के अंदर शनि गोचर में आ रहे हैं। जी अब ये जो मीन राशि के अंदर जब शनि गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि क्या है, दान है। मीन राशि हॉस्पिटल है। मीन राशि इन्वेस्टमेंट है। मीन राशि फॉरेन है। ठीक है। तो शनि संबंधित आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, शनि संबंधित दान थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। वो दान किसे देना है, पंडित जी को मत दीजिएगा, याद रहे। ठीक है। देना किसे है, यह दान आप मज किसी गरीब व्यक्ति, अर्थात क्षमा कीजिए शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें आवश्यकता हो उसे दीजिए। कोई मजदूर है उसे दीजिए, आपके घर का कोई सर्वेंट है उसे दीजिए। अब यहाँ एक बात और मैं ऐड करूंगा, अब घर का कोई सर्वेंट है, उसे आप करें जाओ पानी लेके आओ, जाओ ये करो वो करो, बहुत सारा काम कर रहा है, फिर उसे थोड़ा सा भोजन दे रहे हैं, लो तुम खा लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसे आप उसकी पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बाद आप उसे 2,000 रुपये दे रहे हैं, लो भैया रख लो ये तुम्हारे लिए है, वो बात है। वो फिर है कि हाँ, जितना ज्यादा हो सके मजदूर, सर्वेंट, या हम कह या सके फिर जो आपके यहाँ कर्म कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं आपको, जैसे आप मोटरसाइकिल या अन्य चीजों का सर्विस जाकर कराते हैं, आप अपने जो आपकी एसेसरीज हैं उनका सर्विस जाकर कराते हैं, आपके घर में कोई मेट है वो काम करती है, इन सबको जितना ज्यादा हो सके अभी दान कीजिए। वो बहुत बेहतर रेमेडी है। इससे बेहतर रेमेडी आपके लिए कुछ दूसरी नहीं हो सकती है। उन्हें भोजन कराइए। और भोजन में क्या, ये भोजन नहीं होना चाहिए कि भाई दाल चावल दे दिए। कोई व्यक्ति सोचता है कि अच्छा, ड्रैगन जो फ्रूट है वो कैसा होगा, कभी खा के देखते हैं उसे, वो उसे दीजिए। जो कभी नहीं उसकी इच्छा हो खाने की, वो कैसा लगता होगा, वो भोजन उसे कराइए। या नहीं कि शनि आ रहा है 12 नंबर में तो दान में हमें खिचड़ी ही देना है, भाव खराब हो जाए, कर्म आपने खराब कर लिया। आपने खिचड़ी तो खिलाया, लेकिन भाव आपके अंदर क्या आया, मैं अपने शनि को ठीक करने के लिए इसे खिचड़ी खिला रहा हूं, कल्याण है, फिर कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओ। ठीक है, तो इन चीजों मतलब के हमें लिए ठीक सेवा रहेगा करनी है। आपके लिए। हाँ, सेवा करनी है, और विशेष का काम कहें तो दान करना है, हॉस्पिटल में जाकर दान कीजिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो अपंग, समझ रहे हैं ना, अपंग लोगों जी का जो बिल्कुल बिल्कुल स्थान बिल्कुल हो, बिल्कुल सर। या जो नेत्रहीन हो,
ऐसे स्थानों पे जाकर आप उन्हें डोनेट कीजिए, इससे बेहतर रेमेडी नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल तरीके से जिस तरह से 12 राशियों की व्याख्या की, अष्टक वर्ग के द्वारा एक बहुत ही आसान तरीके से बताया कि कैसे हम अष्टक वर्ग के द्वारा ये जान सकें कि शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा, और साथ साथ आपने हर जगह का एक अलाइनमेंट दिया और कुछ रेमेडीज बताई जो लोगों को पसंद, या बोले कि हमेशा जिस रेमेडी की बात करते हैं कि क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या रेमेडी करें, तो उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं यहाँ और पे रोक शिवम रहा जी हूँ राहुल जी। जी सर। मैं 3 शब्दों को रेमेडी के लिए ऐड कर लीजिए: रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, डेली रूटीन और जी। ड्यूटी। ये 4, बस। और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, यदि आप जीवन में अपने जो डेली रूटीन है उसे फॉलो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने कर्मों को आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो शनिदेव हमेशा आप पे अपनी पॉजिटिव दृष्टि बना के रखेंगे। और उनका जो जैसे बताया था सर ने कि उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पे पॉजिटिव ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, और आपने जो अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपने किया जिसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ, और साथ ही हमने आज राशियों के बारे में लग्न अनुसार, राशियों की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, लग्न अनुसार हमने बहुत ही अच्छे तरीके से शनि के राशि परिवर्तन को समझा। और मैं दर्शकों से चाहूंगा यदि आपकी कोई और भी कुछ प्रश्न हो तो लिंक में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उनके द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक के थ्रू आप बात कर सकते हैं दीपक शास्त्री जी से। और भी कोई आपकी जानकारी हो तो भी आप बात कर सकते हैं। बाकी आपको आप ये प्रकाश कैसा लगा, यदि आपको इसमें और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।